आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि छठे घर के अंदर शनि, राहु और केतु का क्या विचार होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम तीनों प्लैनेट्स को कवर करेंगे। शनि, आज पंडित जी के साथ छठे घर की शनि की बात होनी थी, इसलिए मुझे रात से अपने वो सपने याद आ रहे थे जिसमें शनि और राहु के साथ मेरी कई बार मुलाकात हुई थी, बातें भी। मुझे ख्याल आ रहा था कि आज पहली बात पंडित जी से ये पूछूंगी कि वो कौन सी तिथि व वार होता है, कौन सी घड़ी या कौन सा नक्षत्र जब शनि या राहु अकारमय होकर इंसान से बातें करते हैं। पर लगा यह सवाल हमारी इस किताब की हद से बाहर ही हो जाएगा, इसलिए कुछ नहीं पूछा। वे आए तो अपने कागज पत्रों को एक छोटी सी चौकी पर रखकर कहने लगे, आज तो शनि का दर्शन करना है, वो भी छठे घर के शनि का। इस घर का शनि वो स्याही है जिससे इंसान की किस्मत लिखी जाती है, पर इस घर में वो किस्मत की किताब के ऊपर स्याही के कुछ दाग जरूर छोड़ जाता है। इस घर का शनि कारोबार या नौकरी में अचानक रुकावटें पैदा करता है। ये रुकावटें इंसान के किरदार में संजीदगी पैदा करने के लिए होती हैं। ऐसा व्यक्ति जल्दी से कुछ पैसा कमाने की कोशिश करे या नाजायज कामों से पैसा कमाने की इच्छा भी करे तो शनि उसे अशुभ फल देने लग पड़ता है। सख्त मेहनत करने से ही शनि का शुभ फल शुरू होता है। इस शुभ फल का असर उम्र के पहले आधे हिस्से के मुकाबले पर दूसरे हिस्से में प्रत्यक्ष होता है। पराशर ऋषि का मत है कि षष्ठे धनम जयम कुरयतु, यानी शनि यहाँ व्यक्ति को विजय और धनवान बनाता है। पर मेरे अनुभव के मुताबिक इस घर का शनि उस व्यक्ति की जिंदगी में ये दोनों चीजें नहीं दे सकता। दोनों में से एक जरूर देता है पर दोनों नहीं। इसका कारण ये है कि इस घर में शनि बुध के पक्के घर में है। अगर कुंडली में बुध बहुत शुभ हो तो यह शनि व्यक्ति को आर्थिक पक्ष से शुभ फल देता है। अगर बुध कमजोर हो तो शनि यहाँ समाज में मरणोपरांत सत्कार देता है। शनि की मर्यादा रुचि से कुछ वाकिफ थी, इसलिए मैं हंस दी। कहा, कमाल का किरदार है। जिस घर में है उसका मालिक अच्छी अवस्था में है तो उसके प्रभाव में आकर आर्थिक शुभता देगा, पर अगर घर का मालिक कमजोर है तो शनि अपने किरदार के मुताबिक फल देगा। समाज की खिदमत करवाएगा और लोगों से प्यार भी लेगा, मान सत्कार भी, पर व्यक्ति से खिदमत करवाना उसकी पहली शर्त हो जाती है। वे कहने लगे, कई बार देखने में आया है कि इस घर का शनि पुराना सामान खरीदने और बेचने के काम में बड़ा लाभ देता है। मैंने कहा, फिर तो कबाड़ियों को बड़ा फलता होगा। पंडित जी हंस दिए, कहने लगे, यह ठीक बात है। इस घर के शनि वाले को आर्थिक उन्नति में वृद्धि करने के लिए जरूरी है कि वो कोई खास काम करने के वक्त काम की योजना रात को बनाए या कृष्ण पक्ष में बनाए। इसका कारण यह है कि रात का कारक शनि इस पाताल के अंधेरे घर में हर चीज को अंधेरे में बारीकी से देख सकता है, पर उसके दुश्मन ग्रह सूर्य की रोशनी में उसकी आंखें चौंध जाती हैं। प्राचीन ज्योतिष ग्रंथ गर्ग संहिता के अनुसार इस घर में अगर शनि नीच राशि में हो, मेष में, तो ऐसे इंसान के दुश्मन भी नीच होते हैं। यह शनि अगर उच्च का हो, तुला राशि में, अपनी राशि मकर या कुंभ में, तो उस इंसान के शत्रु नहीं होते। यह फल कथन बहुत हद तक ठीक है। इस संबंध में नीच शत्रु से मतलब है ऐसा शत्रु जो कई चालें चलकर कमीनगियों पर उतरकर इंसान का नुकसान करने की कोशिश करे। मेरा अपना तजुर्बा है कि शनि यहाँ किसी भी हालत में हो, वो आखिरी दुश्मनों का नाश करता है। इसका कारण यह है कि शनि जो बदले की रुचि रखने वाला ग्रह है, वो यहाँ अपने मित्र ग्रह बुध की राशि में बुध की होशियारी का सहारा लेकर दुश्मनों से जीत हासिल कर ही लेता है। शत्रुओं के संबंध में शनि के इस घर में होने के बारे में ऋषि वशिष्ठ का विचार है कि ऐसा इंसान शत्रुओं से भी सम्मान हासिल करता है। शायद इसका कारण यह हो सकता है कि यहाँ शनि बुध के सहारे शत्रुओं पर विजय हासिल करता है, पर शनि खुद उसूलों और फर्जों को पहचानने वाला होने के कारण दुश्मनों से बर्ताव के वक्त भी निम्न स्तर पर नहीं उतरता। इसलिए उसके हारे हुए दुश्मन भी उसकी इज्जत करते हैं। आमतौर पर इस घर में शुभ शनि बीमारियों के वश में नहीं होता, पर हाजमे की शक्ति को कमजोर करता है। इस कमजोरी का कारण ये है कि खाने पीने की वस्तुएं तो ठीक से खाई जाती हैं, पर उनमें सेहत के दुरुस्त करने वाले जरूरी तत्वों की कमी रह जाती है। कई बार पेट की नाड़ियों में खुश्की होने की वजह से भी वायु रोग पैदा हो जाता है। मैंने पूछा,
अगर शनि का मंगल, सूर्य, चंद्र, बृहस्पति जैसे तगड़े ग्रहों की दृष्टि हो तो वे कहने लगे, मंगल और सूर्य की दृष्टि कभी-कभी पेट में सख्त दर्द पैदा करती है, पर बृहस्पति की दृष्टि से जिगर पर कुछ बुरा प्रभाव पड़ता है। चंद्र की दृष्टि होने से गुर्दों में तकलीफ होने की संभावना हो जाती है और पेशाब संबंधी रोग पैदा हो सकते हैं। अब सुनो ब्याह शादी के बारे में। इस घर के शनि वाला अगर 28 बरस की उम्र से पहले शादी करवा ले तो शनि का असर बहुत अशुभ हो जाता है। इसका प्रभाव माँ की सेहत या उम्र पर भी पड़ता है और उसके अपने घर होने वाली औलाद पर भी उस हालत में ये अशुभता 28 से 33 साल की उम्र तक रहती है। इस अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए घर में काला कुत्ता रखना चाहिए। मैंने कहा कुत्ता तो केतु का कारक होता है, लेकिन वे कहने लगे, आपने ठीक कहा है, कुत्ता केतु का कारक है। छठे घर के साथ केतु का बड़ा गहरा संबंध है। इसलिए काला रंग शनि और कुत्ता केतु दोनों मिलकर उस समय की मुश्किलों को आसान कर देते हैं। छठे घर के शनि के साथ जब सूर्य का प्रभाव पूरी तरह मिल रहा हो तो जिंदगी में अजीब तब्दीलियां आती हैं। कभी आशाओं उम्मीदों की प्रभात हो जाती है और कभी निराशाओं की काली रात। ऐसा प्रभाव उम्र के 34 से 41 साल तक रहता है। इसका कारण ये है कि सूर्य जब शनि के प्रभाव को मध्यम कर देता है तो इससे बुध का छठा घर और शनि दोनों का फल कड़वाहट से भर जाता है। मैंने पूछा, उम्र के 34वें और 35वें बरस में बुध ग्रह आ जाता है और 36वें से लेकर 41वें तक के बरस शनि के होते हैं। क्या आपका तर्क इस बुनियाद पर है? पंडित जी कहने लगे, यही बुनियाद है कि मैंने 34 से 41 तक के बरस को बुरा फल कहा है, वो भी तब जब हमारा शनि सूर्य के प्रभाव में हो। लाल किताब में एक बड़ी दिलचस्प बात मिलती है कि अगर उम्र के इस हिस्से में कोई ऐसा लड़का पैदा हो जाए जो मूर्ख किस्म का हो, गूंगा और किसी अंग से नकारा हो, तो उस लड़के में सूर्य और शनि दोनों का प्रभाव मिला होगा। ऐसा लड़का जन्म से ही या उम्र के 9वें या 18वें बरस से उस घर की कायाकल्प का कारण बन जाता है। दौलत की वर्षा होने लग पड़ती है। सूर्य और शनि की दुश्मनी से ऐसा सूर्य और शनि की दुश्मनी से पैदा हुआ ऐसा लड़का दोनों ग्रहों को शर्मिंदा कर उनकी दुश्मनी को खत्म कर देता है। मुझसे रहा नहीं गया, मुंह से निकल गया, हाय अल्लाह, वो बच्चा अपनी जिंदगी की कैसी कीमत अदा करता है दुश्मनी खत्म करने के लिए। वे कहने लगे, ऐसा सूर्य शनि दोनों का पुत्र सारा जहर अपने होठों से पीता है और सूर्य शनि को दुश्मनी से मुक्त कर देता है। मैंने पूछा, एक ग्रंथ में ऐसे मंद बुद्धि और गूंगे बच्चे का जन्म पूर्व जन्म के कारण से जोड़ा जाता है। पंडित जी कहने लगे, वास्तव में ऐसा बच्चा पिछले जन्म में उस इंसान के बड़े अमीर घर में पैदा हुआ पुत्र होता है जिसके हाथों पिछले जन्म में पिता की दौलत नष्ट हुई होती है। वह बच्चा अपने किए का कर्जा उतारने के लिए इस जन्म में फिर से उसका पुत्र बनता है और सारे दुख अपने ऊपर लेकर पिछले जन्म का खामियाजा पूरा करता है। मैंने कहा, ऐसे 2 जन्मों के पुत्र के वक्त कोई दवा दारू भी काट करती है या नहीं? वे कहने लगे, इस हालत में कोई भी उपाय उस लड़के को अच्छी हालत में लाने के लिए सफल नहीं हो सकता, क्योंकि वह इस जन्म में कुदरत के एक विधान को पूरा कर रहा है। इसलिए उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं हो सकती। पर यह बात वर्णन योग्य है कि वह 2 जन्मों का पुत्र जब तक जीता रहेगा, घर में पैसे की बरकत होगी। पर अगर वह न रहे, उसकी मौत हो जाए, तो घर की बरकत भी उसके साथ ही चली जाएगी। हाय अल्लाह! कहने के सिवा मेरे पास कोई बात नहीं थी कहने वाली। पंडित जी कहने लगे, ये तो तकदीरों के मामले होते हैं, इनके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। पर इतना अवश्य है कि घर में काला कुत्ता रखा जाए, तो उस बच्चे पर भी बहुत तो नहीं, कुछ अच्छा प्रभाव हो सकता है। वैसे छठे घर के शनि के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए मिट्टी के बर्तन में सरसों का तेल डालकर ऊपर से ढक्कन को सीमेंट से अच्छी तरह बंद करके किसी तालाब या नहर के भीतर मिट्टी में दबा देना बहुत मददगार होता है। यह उपाय करते वक्त ये जरूरी है कि वह बर्तन मिट्टी से कभी बाहर ना आए, बहुत गहरा दबाना चाहिए। अगर कोई कारखाने का मालिक हो, उसके टेवे में शनि छठे घर में हो, तो अगर वह पुरानी मशीनें खरीदेगा तो उसे कारोबार में फायदा होगा। घर में किसी कलेश या बीमारी को दूर करने के लिए छह पूजा वाले नारियल, पानी वाले नहीं, सूखी गिरी वाले
जिन पर खोपा नहीं, जिसके ऊपर उसका छिलका कायम होता है। वह 6 दिन लगातार बहते पानी में बहाने चाहिए, रोज का एक। ऐसे शनि का एक और उपाय है, किसी को जूती का तोहफा देना। तो ये था छठे घर में जब शनि आता है तो उसकी क्या व्याख्या की जाती है। अब हम देखते हैं छठे घर के राहु का क्या प्रभाव होता है। आज पंडित जी ने छठे घर के राहु की व्याख्या करनी थी। वे ध्यान में बैठने लगे तो मैंने कहा, पंडित जी आओ पहले चाय पी लें। साथ ही पूछा, आज गर्मी बहुत है, चाय पियोगे या सत्तू? मेरे पास बढ़िया सत्तू आए हुए हैं। पंडित जी हंस दिए। लगता है राहु ने अपना शगुन खुद ही कर लिया है। जो राहु की कारक वस्तु है, इसलिए चाय का तो सवाल ही नहीं उठता। सत्तू पिला दीजिए। और सत्तू का घूंट लेते हुए पंडित जी कहने लगे, कई बरस से सत्तू नहीं पिए थे, आज तो राहु ने खुद ही आकर पिला दिया। बात यह है कि इस घर का राहु कुदरत से अपने आप मिलने वाली खुदाई मदद का प्रतीक है। इसका यह मतलब नहीं कि इंसान को किसी मुश्किल मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ राहु होने की एक ही शर्त है कि यह एक सहायक चूहा बनकर मुश्किलों के जाल की हर रस्सी को काट देता है। कोई भी कठिन घड़ी लंबे समय के लिए नहीं हो सकती। आमतौर पर ज्योतिष में राहु को नाने का कारक माना जाता है, पर मेरे तजुर्बे के मुताबिक छठे घर में राहु होने से उस इंसान की जिंदगी में एक पिता रूपी साया हमेशा कायम रहता है। ऐसे इंसान को अपने पिता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का सहारा भी मिलता है, जो पिता के समान उसकी सहायता करता है। कई बार इस सहायता से ही उस व्यक्ति की अपने कारोबार में बड़ी तरक्की हो जाती है। मैंने कहा, सो यह राहु धर्म पिता का भी कारक है? वे कहने लगे, यह राहु इंसान को सिर्फ धर्म पिता नहीं देता, बल्कि उसे खुद भी किसी का धर्म पिता बना देता है। स्त्रियों की कुंडली में राहु उन्हें उन मर्दों जैसा हौसला और साहस देता है। मैंने कई कुंडलियों में ऐसी औरतों को सफल व्यापारी भी देखा है, जो तगड़े कारोबार चला सकती हैं। अगर कोई स्त्री काम ना भी करती हो, तो उसे आर्थिक मामलों के बारे में विशेष तरह की समझ या ज्ञान होता है। गर्ग ऋषि का विचार है कि इस घर का राहु मामों की संतान, विशेषकर लड़कों के लिए शुभ फल नहीं देता। यह फल कथन देखने में बहुत कम आया है। यहाँ राहु मामों के लिए शुभ फल देता है। कुछ हालतों में राहु का अशुभ प्रभाव किसी चाचे पर जरूर पड़ता है। अगर राहु अपनी नीच राशि में हो, धनु या मीन में, और किसी ग्रह की शुभ दृष्टि से वंचित हो, तो चाचे की लंबी उम्र के लिए खतरा होता है, या चाचे को सालों तक घोर आर्थिक संकट में गुजरना पड़ता है। इस स्थान का राहु उस इंसान की किसी लड़की के लिए अच्छी प्रसिद्धि का कारण भी बनता है। प्रसिद्धि का या अमीरी का। अगर उस कुंडली में बुध की अच्छी हालत में हो, तो ये संभावना और भी बढ़ जाती है। आर्य ग्रंथ में जिक्र आता है कि यहाँ राहु किसी स्त्री से ताल्लुकात का भी कारण है, पर यह व्याख्या नहीं मिलती कि ऐसा ताल्लुक जिंदगी पर अच्छा असर देगा या बुरा असर। मैंने कहा, हो सकता है इस अच्छे या बुरे प्रभाव का रहस्य इस बात में हो कि राहु के साथ कौन सा ग्रह पड़ा हुआ है, या किस ग्रह की उसके ऊपर दृष्टि है। ऐसा संबंध आत्मा के धागे भी जोड़ सकता है। ऐसा संबंध से राहु का फल बड़ा शुभ हो जाता है। अगर राहु के साथ शनि पड़ा हो, तो ऐसा संबंध किसी उस स्त्री के साथ होता है जो मानसिक और सामाजिक तौर पर निम्न स्तर की होती है। ऐसे संबंध से राहु का फल अशुभ हो जाता है। मैंने कहा, पंडित जी ये तो बड़ी राजोन्यास वाली बात कह दी आपने। ये तो किसी का टेवा देखकर उसके सारे भेद खोल देगी। वे कहने लगे, ऐसे टेवे वाले की भेद खुलने की संभावना नहीं होती। ऊंचे या निम्न, यह दोनों तरह के संबंध दुनियावी तौर पर छुपे रहते हैं और किसी भी तरह की बदनामी की लाग लपेट नहीं छूती उनको। इस घर का राहु होने से इंसान को नजर बहुत जल्दी लगती है। ऐसी नजर उतारने के लिए एक उपाय है कि जिसकी नजर लगी, उसके पैरों की मिट्टी लेकर आग में डाल दी जाए। ज्योतिष में एक ये भी मत है कि ऐसे राहु के कारण अगर बीमारी हो जाए, तो उसकी आसानी से शिनाख्त नहीं होती। शायद इस शिनाख्त के न होने का कारण ये है कि इस घर का राहु बहुत अच्छी हालत में ना हो, तो प्रेत बाधा का कारण भी बन जाता है।
काटवे के विचार अनुसार राहु परिवार के समस्त किस्मत का कारण है। यह प्रेत बाधा अपने ही परिवार के किसी अतृप्त आत्मा की ओर से आई होती है। मैंने पूछा, क्या उस अतृप्त आत्मा को तृप्त करने का कोई उपाय नहीं होता? वे कहने लगे, उस आत्मा को तृप्त करने के लिए सरस्वती की मूर्ति के आगे लगातार नीले रंग के फूल अर्पित करना बहुत अच्छा उपाय है। मैंने पूछा, सरस्वती तो राहु की इष्ट देवी है, पर फूलों का रंग नीला क्यों? नीला रंग तो शनि का होता है। वे कहने लगे, वास्तव में नीला रंग राहु का होता है, शनि का काला रंग होता है। इस घर का राहु इंसान की जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीलियां नहीं लाता, आर्थिक पक्ष से अचानक शुभ फल जरूर देता है। 12वें घर में मंगल होने की हालत में अगर ऐसा इंसान अपने भाई से लड़ाई झगड़ा या मुकदमेबाजी करे तो राहु का प्रभाव पूरी तरह अशुभ होकर उसकी आर्थिक हालत में बहुत बड़ी गिरावट ला सकता है। इसका कारण ये है कि 12वां घर आकाश का घर है और इसमें बैठा हुआ मंगल बहुत शक्तिमान होता है। ऐसी शक्ति से टक्कर लेना राहु के फल को खराब कर देता है। मंगल के अलावा 12वें घर में कोई अन्य ग्रह हो तो राहु उनके साथ विरोध करता है। मिसाल के तौर पर अगर 12वें घर में केतु शुक्र हो तो ऐसा इंसान अपने पुत्र यानी केतु की पत्नी शुक्र का विरोध करता है। दूसरे शब्दों में उसकी बहू से खटपट रहेगी। राहु बिजली का कारक है, घरेलू बिजली का भी और आसमानी बिजली का भी। अगर आसमान का घर यानी 12वां घर खाली हो तो इस पाताल के घर में बैठे राहु की बिजली अंधेरों को रोशनी में बदल देगी, जिसका प्रभाव उसकी बहन बुआ के घर पर बहुत अच्छा पड़ेगा। पर अगर 12वें या दूसरे घर में सूर्य हो तो राहु का शुभ प्रभाव कुछ मात्रा में कम हो जाता है। शायद सूर्य की आंख के सामने राहु की बिजली मध्यम पड़ जाती है। आमतौर पर इस घर का राहु दूसरे देशों के साथ संबंध भी जोड़ता है। इन संबंधों से किसी न किसी तरह का लाभ जरूर होता है। अगर 12वें घर में कोई अशुभ ग्रह न हो तो दूसरे मुल्कों में जाने की संभावना अपने आप अचानक से पैदा हो जाती है। इस घर में राहु के शुभ फल की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि नाभि के नीचे कोई तिल जरूर होता है। इस घर में शक्तिशाली राहु को और मजबूत करने के लिए सिक्के की गोली को अपने पास रखना बड़ा सहायक उपाय है। सिक्का राहु की अपनी धातु है और गोली का कारक भी राहु है। काली ऐनक लगानी भी राहु के फल को और शक्तिमान करना है। तो ये हमने जाना कि राहु जब छठे घर में आता है तो उसकी क्या व्याख्या होती है। अब एक बार देख लेते कि केतु जब छठे घर में आता है तो उसकी क्या व्याख्या होती है। केतु, आज केतु की छठे घर की व्याख्या होनी थी। पंडित जी ने उसका जिक्र छेड़ते ही कहा, केतु कुत्ते का कारक है। यही केतु 9वें घर में पूरा वफादार बनकर मालिक का पहरेदार बनता है, पर छठे घर में आकर ये कई बार पागल हो जाता है। मैंने हैरान सा होकर पूछा, वो क्यों? वे कहने लगे, इसका कारण ये है कि 12वां घर देव का उच्च स्थान है। इस 12वें घर में मीन राशि और बृहस्पति के पक्के घर में केतु शुभ फल देने के संबंध में बृहस्पति का चेला है, इसलिए उस घर का केतु छठे में आकर नीच हो जाता है। मैंने कहा, वह तो ठीक है, अपने से 7वें स्थान पर आकर हर उच्च का ग्रह नीच हो जाता है, पर जैसे पागल कुत्ता पानी से बड़ा डरता है, क्या ये छठे घर का केतु भी चंद्र से घबराता है? वे कहने लगे, छठे घर का केतु चंद्र से बहुत शक्तिशाली होता है। वैसे भी केतु चंद्र के साथ किसी भी तरह का संबंध कायम होने से उसे ग्रहण लगा देता है। सो छठे घर का पागल हो चुका ये कुत्ता चंद्र के पानी से भी नहीं मरता। उल्टे चंद्र के साथ होने से उसकी अशुभता और बढ़ जाती है। शायद इसलिए इस घर के केतु की अशुभता को दूर करने के लिए चंद्र की मदद लेने वाला कोई उपाय काम नहीं आता। हाँ, हम इस घर में केतु के पागल होने के बारे में बात कर रहे थे। जिसके छठे घर में केतु हो, उसे कुत्ते के काटने का खौफ रहता है, या वो वैसे ही कुत्तों से खौफ खाता है। सिर्फ कुत्तों से ही नहीं, छोटे आकार वाले हर जानवर से वो डरता है। यह डर जन्म से ही ऐसे इंसान के दिल में बसा होता है।
इस घर में केतु आध्यात्मिक पक्ष से शुभ फल देता है। कई बार ये फल उस हालत में मिलता है जब इंसान अपनी कबीलदारी से या दुनियावी जद्दोजहद से बहुत थक कर सब कुछ त्याग देता है। फिर ऐसा शख्स दुनियावी प्राप्तियों की जगह रूहानी प्राप्तियों की ओर ध्यान देने लग पड़ता है। फल दीपिका में मंत्रेश्वर का ये विचार बहुत ठीक है। इस घर का केतु इष्ट की सिद्धि प्राप्त करवाता है, पर मेरे ख्याल में यहाँ यह सिद्धि उस हालत में ही प्राप्त हो सकती है जब आर्थिक या पारिवारिक फिक्र इंसान को पूरी तरह तोड़कर उसके नजरिए को बदल दे। काल पुरुष कुंडली के छठे घर यानी बुध के घर बैठा केतु इंसान को आर्थिक पक्ष की ओर से शुभ फल देता है। पैसा कमाने में केतु की हिम्मत और बुध की आर्थिक सूझ दोनों मिलकर अच्छे स्तर की आर्थिक प्राप्ति के कारण हो जाते हैं। पर उस हालत में 12वें घर यानी मोक्ष मुक्ति के घर में बैठा राहु केतु को अपनी दृष्टि से इशारा कर रूहानी प्राप्ति की ओर जाने का रास्ता दिखाता है। अगर केतु उस संकेत को न समझे तो राहु कई तरह की मुश्किलें पैदा कर उसे अपना इशारा समझने की चेतना देता है। दूसरे लफ्जों में केतु को कभी बुध अपनी ओर खींचकर धन दौलत की चमक दिखाता है और कभी राहु उसका बाजू पकड़कर उसे रूहानियत की ओर खींचता है। ऐसा इंसान को सिर्फ एक ही तरह की प्राप्ति हो सकती है, दुनियावी या रूहानी। हाँ, ये बात जरूर है कि दुनियावी प्राप्ति आर्थिक या प्रसिद्धि के रूप में मिलने पर भी जिंदगी में कई तरह की सख्त मुश्किलें आती हैं और चिंताओं से छुटकारा नहीं मिलता। जातक परिजात में जिक्र आता है कि यहाँ केतु इंसान को गुणवान बनाता है और उसके गुणों के कारण यश भी देता है। यह ख्याल एक सीमित हद तक सही है। यहाँ केतु हर तरह की इल्म की प्राप्ति के लिए मदद तो करता है, पर इंसान में अपने इल्म के बारे में अहंकार भी पैदा करता है। ऐसा इंसान अपने आप को बहुत सयाना, बहुत अक्लमंद और दूसरों को तुच्छ समझता है। मेरे देखने में ये भी आया है कि ऐसा इंसान किसी भी गंभीर विषय पर शांति से बात करने की जगह गुस्सैल हो जाता है और दूसरे की बात की ओर ध्यान देना उसके वश की बात नहीं होती। यहाँ केतु के साथ चंद्र भी बैठा हो तो दोनों ग्रहों का फल पूरी तरह नष्ट हो जाता है। ऐसे इंसान की माँ की जीते उसे खुद को पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मैंने पूछा, क्या इसका मतलब है कि उस माँ को दादी बनने का सुख नहीं मिल सकता? वो कहने लगे, हाँ ये बात ठीक है। ऐसी हालत में नाती बड़ी देर से पैदा होता है और अगर उस समय दादी जीती हो और 43 दिन के अंदर पोते का मुंह देख ले तो दोनों में से एक जरूर चारपाई पे पड़ जाता है। कोई सख्त बीमारी या दादी को हो जाएगी या पोते को। कई बार दोनों में से एक की मौत घटित होने वाली घटना भी हो जाती है। मैंने कहा, मेरे अल्लाह, चंद्र देवता का ये कैसा संबंध है? कुछ लेन देन का लगता है। वे कहने लगे, यह किसी पुनर्जन्म से चली आती किसी दुश्मनी का संकेत है। टेवे वाले के लिए चंद्रमा माँ का कारक है और केतु अपने पुत्र का कारक। दोनों के इकट्ठे हो जाने से चंद्र को ग्रहण लग जाता है और केतु पागल कुत्ता बन जाता है। मैंने पूछा, पूर्व जन्मों से चली आती किसी दुश्मनी को क्या किसी उपाय से दूर किया जा सकता है? कभी तो इंसान को दुश्मन मुक्त होना चाहिए ही। पंडित जी कहने लगे, इस दुश्मनी के दोष को दूर करने के लिए हर रोज 3 केले 43 दिनों तक लगातार किसी मंदिर को दिए जाने चाहिए। इसका कारण ये है कि लाल किताब के अनुसार केला केतु की वस्तु है। उसे मंदिर में दिए जाने से केतु का अहंकार अपने गुरु बृहस्पति को अर्पित हो जाएगा, इसलिए केतु की अशुभता हट जाएगी। मैंने पूछा, आपने केतु चंद्र के इकट्ठे होने की दादी पोते के रिश्ते की जटिलता का संकेत बताया है। क्या इसी तरह केतु के साथ किसी और ग्रह की जटिलता का संकेत हो जाता है? वे कहने लगे, इस पहलू से शुक्र केतु का इकट्ठा होना अजीब हालत पैदा कर देता है। यह माँ पुत्र के रिश्ते की जटिलता का संकेत होता है, यानी टेवे वाले की पत्नी और पुत्र रिश्ते का संकेत। इस जन्म में शुक्र जो पत्नी का ग्रह है उसके साथ केतु होने के कारण पुत्र के जन्म में रुकावट पैदा हो जाती है। वह शुक्र को यानी पत्नी को पुत्र सुख से वंचित कर देता है। हालांकि केतु पुत्र का कारक है, पर छठे घर में आकर वह सुख का कारण नहीं बनता।
पुत्र पैदा भी हो जाए तो पत्नी लंबे समय के लिए बीमार हो जाएगी या पुत्र ही रोगी पैदा होगा। मैंने पूछा, अगर पुत्र की जगह लड़की पैदा हो जाए तो केतु को ऐतराज होता है कि नहीं? वे हंस दिए, कहने लगे उस हालत में कोई ऐतराज नहीं होता, क्योंकि वो खुद ही बुध के घर में बैठा है और बुध बेटी का कारक होता है, इसलिए जिसके घर में बैठा है उसकी वस्तु पर ऐतराज नहीं कर सकता। मैंने कहा, पंडित जी, एक बड़े इंसान की जिंदगी मुझे याद आई जिसके घर में जब भी पुत्र पैदा होता है वो किसी न किसी अंग से अपाहिज होता है, पर जब बेटी पैदा होती है वो बिल्कुल ठीक होती है। मुझे उस इंसान के टेवे का तो कुछ पता नहीं, पर आपकी बात सुनकर लगता है कि उसके छठे घर में जरूर शुक्र और केतु इकट्ठे पड़े होंगे। वे कहने लगे, क्या संभव है? जरूर ऐसा ही होगा। ऐसी हालत में अगर केतु यानी लड़के पर बुरा असर नहीं पड़ता तो टेवे वाले की पत्नी पर जरूर पड़ना था। एक बड़ी प्रत्यक्ष सी निशानी बताता हूँ कि अगर किसी के पैर का अंगूठा बहुत छोटा हो तो यह लाजमी है कि उसके टेवे में केतु जरूर बुरा असर देगा। ऐसा केतु पेट में नाभि से निचले हिस्से में कई बीमारियां पैदा करता है। फोड़े, फुंसियों की और चमड़ी के रोग होने की संभावना रहती है। ऐसा इंसान के पैरों में चक्कर होता है, वो कहीं भी टिक कर नहीं रह सकता। यहाँ केतु के फल को शुभ करने के लिए ये जरूरी है कि अपनी बुआ, बहन और बेटी के साथ कोई झगड़ा ना किया जाए। इसका कारण ये है कि ये तीन रिश्ते बुध के कारक हैं और केतु जिसके घर में बैठा हो बुध के, उसकी वस्तुओं का ध्यान रखें, नहीं तो वो खुद ही बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा, आपका ये उपाय बड़ा अच्छा है, इंसानी रिश्तों में तालमेल पैदा करने वाला। चाहे ये उपाय अपने ही खतरों को टालने के लिए किया जाए तो भी घर में अमन चैन लाएगा। खैर, कोई गहना आभूषण भी इसका उपाय होता है कि नहीं? वे कहने लगे, होता है। वह यह होता है कि बाएं हाथ की छोटी उंगली में सोने का छल्ला डालना चाहिए। गोल छल्ला बुध का कारक है और सोना बृहस्पति की धातु है, इसलिए केतु का मकान मालिक भी खुश हो जाएगा और गुरु भी। तो आज हमने फिनिश कर लिया है 6th हाउस के अंदर सारे प्लैनेट्स को। इसके अंदर एक छोटा सा किस्सा भी है जो कि अमृता प्रीतम की लाइफ से जुड़ा हुआ है। मैं वो भी पढ़ देती हूँ। केतु कौतुक। मेरे बेटे नवराज ने एक स्वर्ण रंग वाली चमड़ी वाला पोमेरियन कुत्ता पाला हुआ था जो करीब 10 साल तक उसके पहले विवाह और तलाक के उदास दिनों में अंग संग रहा था। फिर 1982 के नवंबर की पहली तारीख थी जब उसने दूसरा विवाह किया। सुबह की सादी सी रस्म के बाद लगभग दोपहर बीत गई थी जब घर आकर रोटी खाकर हम सभी थोड़ा आराम कर रहे थे कि देखा नवराज और उसकी पत्नी पोमेरियन को लेकर सैर करने चले गए थे। इस विवाह का सारा जश्न सिर्फ फूलों का जश्न था और घर के बाहर वाले दरवाजे से लेकर नवराज के कमरे तक को सजाया गया था। पलंग के ऊपर फूलों की छत पर फूलों की लड़ियां थी। रात को खाने के लिए किसी को भूख नहीं थी, इसलिए कुछ जल्दी ही सो गए थे। पर जब सुबह हुई हम सब हैरान थे कि हमारा पोमेरियन कहीं नहीं मिल रहा था। कोई 2 घंटे उसे ढूंढने बीते कि अचानक देखा वह नवराज के फूलों वाले पलंग के नीचे पड़ा था और जीवित नहीं था। वही फूलों की लड़ियां जो पलंग के गिर्द लगी हुई थी। हमने भरी हुई आंखों से पोमेरियन के गिर्द लपेट दी और उसे फूलों का कफन पहनाकर अपने बगीचे के कोने में दफन कर दिया। कुछ पकड़ में नहीं आ रहा था कि उस सेहतमंद कुत्ते ने अपने मरने की रात वो क्यों चुनी थी, जो उसके मालिक के विवाह की पहली रात थी और जो अपने मालिक की 10 बरस की उदासी में उसके साथ रहा था। वह खुशी की घड़ी में क्यों चला गया था? जान पड़ता था कोई राज है, तो समझ नहीं आ रहा था। यही ध्यान था एक जगह अटका हुआ कि मैंने पंडित कृष्ण शांत जी को फोन किया। ज्योतिष को और पराशक्तियों को समझने के लिए वे बहुत मुतालिया करते हैं, इसलिए उन्हें ही फोन करने का ख्याल आया था। और जवाब में वे कहने लगे, कुत्ता केतु का प्रतीक होता है। अपने मालिक पर उदासी का जो भी बचता श्राप था उसने विवाह की रात अपने ऊपर ले लिया, अपनी जान की बलि देकर। अब कहीं लिखवा लो कि 1 साल के भीतर ही नवराज के घर बेटे का जन्म होगा। और साथ ही उन्होंने कहा, पर आपने एक काम जरूर करना है, आज ही एक नया कुत्ता खरीद लो, हो सके तो काले रंग का। मैंने नवराज को ये बात बताई। उसे किसी ज्योतिषी की कही किसी बात पर यकीन नहीं आया, पर उसने यह बात मान ली और कुछ दिनों के बाद एक काले रंग का छोटा सा कुत्ता खरीद लिया।
फिर पूरा हफ्ता भी नहीं बीता था कि अचानक वो काला कुत्ता भी मर गया। मैंने हैरान होकर फिर पंडित जी को फ़ोन किया, तो वो कहने लगे, "हाँ, उसने मरना ही था, पर अभी आज ही एक और कुत्ता खरीद लो। अगर वो भी कुछ दिनों के बाद मर गया तो हैरान नहीं होना। कुछ श्राप सिर्फ एक कुत्ते की मौत के साथ खत्म हो जाते हैं और कुछ 2 कुत्तों की मौत के साथ और कुछ 3 कुत्तों की मौत के साथ और ये गिनती 11 कुत्तों की मौत तक जा सकती है। यह सब कुछ मेरी पकड़ से बाहर था, पर दिल उदास था इसलिए मैंने नवराज को एक और कुत्ता खरीदने के लिए कहा। कुछ दिन बीत गए, उसने और कुत्ता नहीं खरीदा। फरवरी के अंत में पता चला कि नवराज की बीवी उम्मीद से है। एक दिन कृष्ण शांत जी मिलने आए तो बड़ी ताकीद कर गए कि एक कुत्ता ज़रूर खरीद लो। ये आने वाले बच्चे की उम्र के लिए ज़रूरी है। और अजीब सबब हुआ कि नवराज एक और कुत्ता खरीदने के लिए गए, तो जो उन्हें पसंद आया वो सफ़ेद रंग की एक प्यारी-सी कुतिया थी, जो उन्होंने खरीद ली और घर लाकर बड़े प्यार से उसका नाम रखा रूही। कोई 2 महीने बीते जब कृष्ण शांत फिर मिलने आए, तो हँस के कहने लगे, "ये रूही जीती रहेगी, मरेगी नहीं। पर एक बात है, जो बच्चा आने वाला है वो पुत्र नहीं होगा, बेटी होगी।" और 14 अक्टूबर 1983 का दिन था जब नवराज के घर एक बेटी ने जन्म लिया। सच अ ब्यूटीफुल रेमेडीज। 6th हाउस के अंदर केतु हो या केतु एफ्लिक्शन में हो तो कुत्ता पालना चाहिए। तो अब अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे 8वां घर, वेरी एक्साइटिंग, वेरी हिडन, मिस्टीरियस हाउस। तो तब तक के लिए इंतजार करिए मेरा। राधे राधे।